आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में हम लोग गैसियस सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना स्टडी करते हैं। तो हेडिंग दे लो हेनरीज लॉ। और क्या बताएं हम, हमारा सॉल्वेंट तो लिक्विड फेज में होगा, लेकिन इसमें आप जो सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे वो गैसियस फेज में होगा। और बनेगा क्या, तो सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है वो गैसियस फेज में होगा। कहने का मतलब कि मान लो कि यहाँ नीचे में ये हमारा सॉल्वेंट है कोई, ठीक है, और ऊपर में गैस है, तो गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा। ठीक है, चाहे गैस का अगर मिक्सचर है तो जो गैस डिसॉल्व हो रहा होगा हम उस गैस के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। और ये जो गैस है ऊपर से पिस्टन लगा है, मान लो पिस्टन को नीचे दबाओगे तो प्रेशर गैस का बढ़ता जाएगा। तो एक बात बताओ, गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा गैस हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा? तो मान लो कि सॉल्वेंट में जो गैस डिसॉल्व किया है उसका वेट W के बराबर है। तो हेनरीज लॉ ये बोलता है, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस का लॉ है, हेनरीज लॉ ये बोलता है कि सॉल्वेंट में जो गैस का वेट डिसॉल्व होता है वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, जो भी वेट डिसॉल्व होगा वो गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। चाहे अगर एक ही गैस है तो सिंपली हम बोलेंगे उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मास ऑफ गैस dissolved in a given solvent is proportional to partial pressure of the gas at given temperature। है ना, टेम्परेचर हमारा फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो गैस का मास डिसॉल्व किया W गैस, वो प्रोपोर्शनल किसके है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा हेनरीज लॉ होता है। ठीक है, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस उतना ज़्यादा डिसॉल्व करेगा, है ना। ऐसे भी इमेजिन करो, जो कोल्ड ड्रिंक लाते हो, कोल्ड ड्रिंक को जैसे तुम खोलते हो प्रेशर अचानक से घटता है, तो गैस तुम देखते होगे कि अचानक से बाहर निकलता है ना, जो एक आवाज़ आता है अचानक से प्रेशर रिलीज होने का। तो वहाँ पे हाई प्रेशर पे गैस को डिसॉल्व किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में जो डिसॉल्व किया जाता है वो हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है। और टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाओगे, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिर से गैस उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि गैस को डिसॉल्व कराने के लिए दो कंडीशन, एक तो प्रेशर को हाई रखो और दूसरा टेम्परेचर को लो रखो। टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा, तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, मान लो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक ले लें तो ये हो जाएगा K टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर हम दोनों साइड गैस के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मास बाई मोलर मास ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड करा जाए, W गैस को हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास ऑफ गैस से, इज इक्वल टू K बाई मोलर मास ऑफ गैस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, मास ऑफ गैस बाई मोलर मास ऑफ गैस, ये हो गया मोल ऑफ गैस, यहाँ पे लिख दीजिए मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू K बाई मोलर मास ऑफ गैस। अगर हम इसको K डैश कर दें, एक नया कांस्टेंट K डैश मान लें, तो ध्यान देना हर गैस का मोलर मास अलग अलग होता है। यानी कि ये जो हमारा K डैश है वो सारे गैसेस के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये अभी दिमाग में रखना, क्योंकि इस पूरे को हमने कांस्टेंट मान लिया तो ये कांस्टेंट मोलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, यानी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब दोनों साइड हम सॉल्वेंट के मोल से डिवाइड कर रहे हैं। यही रीजन है कि हमने गिवन सॉल्वेंट लिखा है। किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए अगर सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो फिर मास जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। दो मास का रेशियो दो प्रेशर के रेशियो के बराबर तभी होगा जब सॉल्वेंट हमारा फिक्स होगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया मोल ऑफ गैस को
सॉल्वेंट के मोल से, तो ये हो जाएगा के डैश बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो बच्चों, क्या हम एक बात बताओ, गैस जो घुलता है लिक्विड में क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलता है? तो नहीं, बहुत ही कम मात्रा में घुलता है। कितना भी घुल जाएगा है तो वो गैस ही, तो गैस जो होता है उसका वॉल्यूम वैसे भी लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो भी ये हम स्टडी कर रहे हैं ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम कमेंट कर सकते हैं कि मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर होगा। कैसे? यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं ऊपर में। मान लो हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी का ही मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो उसका मोल बाई टोटल मोल, तो गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं लिक्विड में, तो ऊपर में गैस का मोल नीचे में टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब क्या? गैस का मोल जो सॉल्वेंट का मोल, लेकिन गैस डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो गैस तो बहुत ही कम है, तो सॉल्वेंट का कंपैरिजन में गैस के मोल को हम चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम चाहे तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और इस पूरे को हमने एक और नया कांस्टेंट मान लिया के डबल डैश, ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ गैस आ गया। यहां तक हमारा आ गया। अब एक काम करिए, के डबल डैश को लेफ्ट साइड में लेकर जाओ। के डबल डैश को अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? यहां से इक्वेशन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर, ये दूसरे साइड गया 1 बाई के डबल डैश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ गया, और बच्चों 1 बाई के डबल डैश कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कांस्टेंट ही होगा, इसी कांस्टेंट का नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसको याद रखना। बहुत जगह पे हेनरीज लॉ का डायरेक्ट यही लिख देता है ना, तो इसको कैसे डिराइव किया जाता है वो हम तुमको बता दिए। डेरिवेशन काम का है, क्योंकि ये के एच डिपेंड करता है के डबल डैश पे, के डबल डैश डिपेंड करता है के डैश पे, और के डैश डिपेंड करता है मोलर मास ऑफ गैस पे। तो मोलर मास ऑफ गैस पे डिपेंडेंसी हमें यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा डेरिवेशन के द्वारा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, यानी केज का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होता है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि यूनिट जो होगा हेनरीज कांस्टेंट का लिख देना, केज इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। यूनिट जो है केज का होगा एटीएम, चाहे पास्कल चाहे बार, प्रेशर का जो भी यूनिट होगा वही हमारा केज का यूनिट होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चों? ठीक, देखो अब यहां से एक चीज समझाते हैं। एक बात बताओ, गैस का मोलर मास जितना ज्यादा होगा, गैस जितना भारी होगा, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर कर रहे हो कि दोनों का हेनरीज कांस्टेंट कितना होगा, और दोनों में से पानी में ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, ये तुमको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? मोलर मास गैस का जितना ज़्यादा होगा, के बाई मोलर मास उतना छोटा होगा, यानी के डैश हमारा छोटा हो जाएगा। ये के डैश था। मोलर मास जितना ज़्यादा होगा के डैश उतना छोटा होगा, के डैश जितना छोटा होगा के डबल डैश भी उतना ही छोटा होगा, क्योंकि के डैश बाई मोल सॉल्वेंट को हमने के डबल डैश लिखा है, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही है। मोलर मास जितना ज़्यादा के डैश उतना छोटा, क्योंकि मोलर मास नीचे में है। के डैश जितना छोटा के डबल डैश उतना छोटा, और के डबल डैश जितना छोटा के एच उतना बड़ा हो जाएगा। के एच उतना बड़ा क्योंकि के डबल डैश का रेसिप्रोकल है के एच। तो हमने क्या देखा? हमने शुरू किया था कहाँ से? मोलर मास को हाई करके। मोलर मास बढ़ा तो के डैश घटा, के डैश घटा तो के डबल डैश घटा, के डबल डैश घटा तो के एच हमारा बढ़ गया। कहने का मतलब जितना ज़्यादा होगा गैस का मोलर मास, उसका के एच जो है वो भी हाई होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो तुम लिख सकते हो हायर दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। एक बार खुद से भी देख लेना, है ना, ये चेन ऑफ थॉट जो है, चेन ऑफ लॉजिक जो है। हायर दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, हायर विल बी इट्स हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, है ना, गिवन टेम्परेचर पे। देखो के जितना ज़्यादा होगा, सपोज करो कि प्रेशर भी फिक्स है। सपोज करो कि जो हमारा ये कंटेनर था उसमें 2 ATM प्रेशर है, और बोल रहा है कि 2 ATM पे हाइड्रोजन कितना डिसॉल्व करेगा, 2 ATM पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिसॉल्व करेगा, ये बताओ।
तो प्रेशर को तो सेम, वैसे भी कंपेयर कर रहे हो तो प्रेशर को सेम ही रखोगे, बस गैस को अलग अलग करोगे। दो गैस है, दोनों में प्रेशर टेम्परेचर सेम है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में केज क्या हो गया, बड़ा हो गया हाइड्रोजन की तुलना में। तो केज जितना ज्यादा है, ऐसे देखो प्रेशर तो फिक्स है दोनों गैस के लिए, तो प्रेशर फिक्स है तो केज और मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन फिक्स होगा। और अगर ये मल्टीप्लीकेशन को कांस्टेंट रखना है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा पक्के से घटेगा। कहने का मतलब केज जितना ज्यादा होगा, केज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा। और उस गैस का मोल फ्रैक्शन अगर कम होगा तो वो गैस लेस डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो हम ये कमेंट कर सकते हैं, हायर दी वैल्यू ऑफ केज, केज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हायर दी वैल्यू ऑफ केज एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हायर द वैल्यू ऑफ केज एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हायर विल बी solubility of the gas। ठीक है, इन गिवन सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट में, बस गैस को हमने चेंज किया है, बाकी सारा का सारा फैक्टर सेम है। गिवन सॉल्वेंट में अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो गैस का केज जितना ज़्यादा होगा, है ना, वो उतना ही कम घुलेगा ना, कम घुले थे, केज जितना ज़्यादा होगा एक्स उतना कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या देखें हम लोग, केज का वैल्यू जितना ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन गैस का उतना ही कम, और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, तो कम होगा। कैसे देखें, प्रेशर फिक्स है तो आरएचएस भी फिक्स होगा, आरएचएस फिक्स है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा पक्के से घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा पक्के से बढ़ेगा। अब इन दोनों को मर्ज किया जाए, कैसे मर्ज करें, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा था उसका हेनरीज कांस्टेंट उतना ज्यादा था, केज उतना ज्यादा था, और केज जितना ज्यादा है हम देख रहे हैं कि गैस उतना ही कम घुल रहा है। तो हम कमेंट कर सकते हैं कि हायर दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, हायर विल बी केज एंड लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सारा कंडीशन सेम है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन गैस ज़्यादा घुलेगा, तो तुम बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम घुलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा है। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा घुलेगा अगर सारा कंडीशन सेम है तो, बाकी कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। वैसे रियलिटी में जो भी हो, हम लोग यहाँ से कमेंट कर रहे हैं, सिंपली हम यहाँ से कमेंट कर रहे हैं, और भी बहुत सारा फैक्टर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है ना, लेकिन अगर केवल यहाँ से कंपेयर करना हो तो हम लोग सीधे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कंपेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। एक और बात बच्चों यहीं पे देखो, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉमन सेंस से बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? तो कम घुलेगा, गैस बाहर निकलने लगेगा। जितना गर्म करोगे कोल्ड ड्रिंक को, CO2 बाहर निकल जाता है, हम उसको ठंडा करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस कम घुला, अगर गैस कम घुला तो उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट में कम होगा, तो एक्स गैस कम गया गिवन प्रेशर पे। प्रेशर फिक्स है, 2 atm प्रेशर है और टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर फिक्स है तो LHS फिक्स हो गया। अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन घट रहा है गैस का, कम घुल रहा है, तो LHS फिक्स है तो RHS फिक्स होगा। सेम वही लॉजिक, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन गैस का घट गया, और मोल फ्रैक्शन गैस का घट गया तो केज क्या होगा, केज बढ़ जाएगा, क्योंकि LHS जो है वो कांस्टेंट है। तो मोल फ्रैक्शन घटा तो केज हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या लिखे, हायर द टेम्परेचर, है ना, लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर सेम है, ये अंडरस्टूड है। कोई भी एक चीज अगर वेरी कराता है तो बाकियों को हम मानकर चलते हैं कि वो फैक्टर चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि 2-3 फैक्टर एक साथ चेंज कर गया तो फिर कमेंट करना मुश्किल होगा। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट क्या बताएं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या बोले, गैस कम घुलेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो केज बढ़ेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस केज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, नोट कर लो।
देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखा जाए, पढ़ा जाए। फर्स्ट में कह रहा है कि 1 kg वाटर है। एक और बात, जो हमारा फॉर्मूला था ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसमें जो आया था, उसको तुमको जब भी रिप्लेस करना होगा तो तुम लिखना मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है। ऑलवेज तुम्हारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। वैसे भी हमारा जो डेरिवेशन था उसमें मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट ही तो आया था, उसी को हमने मोल फ्रैक्शन लिखा था। तो अगर उल्टा रिप्लेस करना है तो मोल फ्रैक्शन को सीधे लिख दो मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो कह रहा 1 kg वाटर है अंडर अ नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 atm। देखो नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे सवाल में मिक्सचर दिया रहेगा और वहाँ एकदम सतर्क हो जाना, क्योंकि वैसे में बहुत गलती करता है बच्चा लोग। अगर मिक्सचर है तो पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल होगा, केवल नाइट्रोजन है तो जो भी प्रेशर है वही डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अंडर अ नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 atm डिजॉल्व्स 0.02 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 293 केल्विन, कैलकुलेट KH। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर क्या, यहाँ तो प्योर है तो जो प्रेशर है वही आ जाएगा 1 atm, लिख दिया हमने 1 atm इज इक्वल टू KH। मोल फ्रैक्शन को क्या लिखे, तो इसे हम लिख देंगे सीधे मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू KH इंटू मोल ऑफ गैस। तो नाइट्रोजन है 0.02 ग्राम, तो आप इसे लिखोगे 0.02 अपॉन 28, मोल आ गया इसका। सॉल्वेंट है वाटर 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो मोल कितना होगा 1000/18। तो सब कुछ मिल गया हमें। यहाँ से चाहोगे तो आपका KH निकल जाएगा ATM के यूनिट में, ठीक है। हो गया बच्चों, अगला पढ़ा जाए। नेक्स्ट में कह रहा है कि 300 केल्विन पे 40 ml ओजोन है जो कि डिजोल्व करता है 100 ग्राम पानी में। यहाँ पे 40 ml ओजोन बोला और वो भी गैसियस फेस में। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें तो मोल फ्रैक्शन आता है और मोल फ्रैक्शन में मोल आता है, लेकिन यहाँ गैस दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर भी दिया है, गैस का वॉल्यूम भी दिया है, एट 1 atm यानी प्रेशर भी दिया है। तो P बराबर nRT से ओजोन का मोल निकल जाएगा, और अगर मोल निकल गया ओजोन का और पानी का मास पता है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा व्हाट मास ऑफ ओजोन विल, यहाँ विल होगा, विल डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 4 atm एट 300 केल्विन। कहने का मतलब एक जानकारी दिया और फिर दूसरा जानकारी दिया और केस तुमको नहीं दिया। कहने का मतलब यहाँ दो केस है, पहली बार 300 केल्विन और 1 atm पे 40 ml को डिसॉल्व किया है, दूसरी बार कह रहा है कि कितना मास डिसॉल्व करेगा अगर हम प्रेशर को 4 atm कर दे, तो यानी प्रेशर चेंज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो बार इक्वेशन लिखो और 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो एक काम कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, फिर से लिख रहे हैं KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसे हम लिख सकते हैं KH इंटू मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल ऑफ वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। तो पहले वाले केस में अगर लगाएं इसको तो प्रेशर कितना दिया है 1 atm इज इक्वल टू KH को KH ही रहने दो इंटू मोल ऑफ गैस, मोल तो दिया नहीं है तो मोल बराबर क्या होगा PV अपॉन RT। लिख रहे हैं PV अपॉन RT। प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम 40 ml है, वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए होता है, तो इसे क्या लिखा 0.04 लीटर हो जाएगा। 40 को 1000 से डिवाइड कर दो अपॉन RT, R हो गया 0.0821 और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो ये हमारा मोल आ गया, ये ओजोन गैस का मोल आ गया इनटू 1 बाई पानी का मोल चाहिए, तो पानी का कितना ग्राम दिया है, पानी दिया है 100 ग्राम। तो क्या लिखा जाए, नीचे में 100 लिखे हैं और इसको 18 से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। तो क्या लिखे KH इंटू मोल ऑफ ओजोन और नीचे में 100/18, तो 18 हमारा ऊपर चला गया, एक इक्वेशन आ गया। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन लिखो। तो दूसरा इक्वेशन में प्रेशर कितना बोल दिया 4 atm, लिख दो यहाँ पे 4 atm इज इक्वल टू KH, ठीक है। कह रहा है ओजोन का कितना मास डिसॉल्व होगा। तो एक तरीका है कि यहाँ मोल निकाल लो, यहाँ मोल मानो और मोल निकाल के मास निकाल देना, और नहीं तो मास ही एज्यूम कर लो। तो अगर हम ओजोन का मास W ग्राम मान लें तो मोल कितना होगा W/48 आ जाएगा। ये ओजोन का मोल हो गया, लेकिन हमें तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, यानी मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ वाटर। ये ओजोन का मोल हो गया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, पानी के मोल से। पानी कितना है 400 ग्राम, तो पानी का मोल कितना होगा 400 को 18 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 से डिवाइड करो, केस से केस कट जाएगा, बाकी सारा कुछ पता है, एक W अननोन है। सॉल्व करोगे आपका W निकल के आ जाएगा कितने के बराबर 4.8 ग्राम के बराबर, ठीक है। हो जाएगा ये, नोट कर लो।
अगला पढ़ो बच्चों। नेक्स्ट में कह रहा है कि केज फॉर द सॉलिडिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10 टू द पावर 5 atm। केस दे दिया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। यहाँ एकदम अलर्ट हो जाओ, मोल फ्रैक्शन दिया है एयर में, मोल फ्रैक्शन एयर में दिया है, ठीक है। हमारे इक्वेशन में जो एक्स गैस था वो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होता है, ध्यान देना। पी गैस ऊपर था, पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस, तो एक्स गैस चाहे डब्ल्यू गैस लिक्विड में का होता है, और ये मोल फ्रैक्शन एयर में का दिया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से क्लियर हो गया कि मिक्सचर है। अगर मिक्सचर है तो हम प्रेशर नहीं लेंगे, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर लेंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान देना, 90% बच्चा इस सवाल में गलत करेगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी जेई में आया हुआ सवाल है। आई क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। पानी का मोल दे दिया एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। लेकिन ये 5 atm तो एयर का प्रेशर है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एयर में डाल्टन्स लॉ लगा दिए, तो टोटल प्रेशर कितना है? 5 atm, और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8। तो यहां से मल्टीप्लाई करके आ गया 4 atm। बस खत्म हो गया सवाल। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना आया? 4 atm। के एच दिया हुआ है 10 का पावर 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो ऊपर में हो गया मोल ऑफ नाइट्रोजन, नीचे में आएगा पानी का मोल, कितना दिया हुआ है? 10 मोल। यहाँ से सॉल्व करोगे एकदम आराम से आ गया। ये 10 टू द पावर 4 बार में कटा, दूसरे साइड गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। हो गया बच्चों, खत्म। नोट कर लो। देखो बच्चों, अब ये सारा सवाल देखते हैं। एक्चुअली ये सारा सवाल हेनरीज लॉ का नहीं है, पिछले क्लास का है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ा हुआ है ना। बस ये सवाल कैसे इस तरह का सवाल करना है ये तुम सीखो। तो कह रहा है, देखो सवाल पहले समझो। बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विमोलर सॉल्यूशन है, यानी मोल सेम है। कंपेयर करने को बोल रहा है यूरिया का BaCl2 का LCl3 का। तो तुम नोटिस कर रहे हो, यूरिया तो नॉन वोलाटाइल हो गया, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हुआ। नॉन वोलाटाइल तो तीनों है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा नहीं किसी आयन में, लेकिन ये दोनों टूटेगा। BaCl2 टूट कर 3 आयन देगा, एक बेरियम 2 क्लोराइड आयन, और LCl3 4 देगा, एक एल्युमिनियम 3+ और 3 क्लोराइड आयन। ये सवाल भी वैसा ही है, सोडियम क्लोराइड CaCl2 सुक्रोज CaCl2, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है कि किसका इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है तो पहले ये सोचो तुम, सॉल्यूशन में पार्टिकल जितना ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जितना ज्यादा होता है उतना ही तुम पढ़े हो कि वेपर प्रेशर घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। क्या पढ़े हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, तो जितना पार्टिकल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर हुआ था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वेव प्रेशर घट जाता है। तो ऐसा जब भी सवाल है तो तुम ये देखो पार्टिकल किस में ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पार्टिकल, वेपर प्रेशर उतना कम, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा, ठीक है। तो पहला देखो, फर्स्ट में कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विमोलर सॉल्यूशन यूरिया है, मोलैरिटी सबका सेम है। तो मोलैरिटी अगर सेम है तो सिंपली सब में आयन के नंबर पे डिपेंड करेगा। तो यूरिया में कितना, बस एक मोल अगर है तो एक ही मोल रहेगा। BaCl2 में 3 पार्टिकल देगा, यानी 1 मोल को पानी में डालोगे तो वो 3 मोल में कन्वर्ट होगा। LCl3 1 मोल डालोगे तो यहाँ से 4 मोल आ जाएगा, सबसे ज्यादा पार्टिकल आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल हो गया LCl3 के केस में। तुम कहोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्योंकि मेंशन नहीं किया है तो हम मान के चलेंगे कि 100% डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। चाहे यूं भी समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबका सेम है, तो सेम अगर रहेगा तो भी सबसे ज्यादा पार्टिकल LCl3 का, उसके बाद BaCl2 का, उसके बाद यूरिया का। तो अगर मान लो तुमको वेपर प्रेशर कंपेयर करना है तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल उसका वेपर प्रेशर सबसे कम, यानी LCl3 का वेपर प्रेशर सबसे कम, उसके बाद BaCl2 का, और उसके बाद यूरिया का होगा। यूरिया में पार्टिकल सबसे कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा से नहीं घटेगा, अगर ज्यादा से नहीं घटेगा तो इसका हाई रहेगा। LCl3 में पार्टिकल सबसे ज्यादा है तो ये सबसे कम जाएगा, तो लोवेस्ट हो गया। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम चीज, पार्टिकल ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो फिर से LCl3 का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद BaCl2 का, उसके बाद यूरिया का। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोल दे
तो जितना ज़्यादा पार्टिकल बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है वो उतना हाई होगा। तो हम बोलेंगे कि AlCl3 में सबसे ज़्यादा पार्टिकल, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, उसके बाद BaCl2 का, उसके बाद यूरिया का। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करने को बोले तो जितना ज़्यादा पार्टिकल ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा, तो फिर से AlCl3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद BaCl2 और उसके बाद यूरिया का। ठीक है बच्चों, तो आइडिया लग गया है। एक बार इसको खुद से कर लो बिना देखे हुए, है ना, फिर हम अगले में बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट है। तो पार्टिकल जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, लेकिन ये हाई पूछ रहा है तो पार्टिकल उसमें सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम पार्टिकल किस में है, तो देखो तो कंसंट्रेशन सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.02 मोलर को NaCl को पानी में डालोगे तो 0.02 इंटू 2 हो जाएगा, इतना पार्टिकल हमको मिलेगा, इतना मोल पार्टिकल 1 लीटर में। दूसरा एक और तरीका है, IC से भी देख सकते हो, है ना, I इंटू कंसनट्रेशन। I बताता है कि टूट कर कितना पार्टिकल देगा, और जो कंसंट्रेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए उससे, है ना। तो ये एक हो गया पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, कॉमन सेंस से ऐसे कर सकते हो। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। 0.02 कंसंट्रेशन हो गया, और अगर तुम्हें अल्फा नहीं दिया है तो I किसके बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर, n के बराबर। तो यहाँ पे n कितना है, 2 के बराबर है, तो I का वैल्यू हम 2 ले लिया। ठीक है, अगला देखो। अगले में क्या कर रहा है, 0.005 लिख दो, 0.005 इंटू CaCl2 में 3 पार्टिकल तो इंटू 3 कर दिए, ये हो गया 0.04, ये हो गया 0.015। सुक्रोज ये तो टूटेगा नहीं, यानी एक पार्टिकल ऐड करोगे तो एक ही रहेगा, तो ये 0.03 ही रहेगा। फिर से 0.005 और CaCl2 तो फिर से कर दिए इंटू 3 बराबर 0.015। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर यानी लोवेस्ट पार्टिकल, तो लोवेस्ट किस में आ रहा है, सबसे छोटा कौन है, 0.015 है, लेकिन ये 2 बार आया है। एक बार आया है 50 डिग्री सी पे, एक बार आया है 25 डिग्री सी पे। तो इस सवाल में 2 कॉन्सेप्ट हो गया, एक तो पार्टिकल वाला हो गया, तो पार्टिकल वाले से हमें पता चल गया जिसमें सबसे कम पार्टिकल है उसका वेपर प्रेशर सबसे हाई होगा। तो कम पार्टिकल किस में, बी में और डी में। बी और डी में कैसे पता करें, टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करें, तो गिवन कंपाउंड के लिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आता है वो भी हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम प्रूव करेंगे। फिलहाल बताओ आंसर क्या होगा, इन दोनों में कौन होगा आंसर। तो हाई टेम्परेचर किसका है, 50 डिग्री सी, तो हम बोल देंगे क्यू का आंसर बी होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख देना, हायर दी टेम्परेचर हायर विल बी वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ध्यान देना, गिवन कंपाउंड जरूर लिखना, ऐसा नहीं कि मोल फ्रैक्शन चेंज कर जाए, मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक और तरीके से समझा देते हैं। याद करो बच्चों, वेपर प्रेशर का पहला क्लास में वेपर प्रेशर हम बताए थे कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारा लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम पे रहे। तो अगर हमारा लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम पे था तो ये रिएक्शन हमने लिखा था, और हम लिखे थे Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्विलिब्रियम पे, और इसी को बोलते थे वेपर प्रेशर ऑफ गैस। तो एक बात बताओ, लिक्विड जा रहा है गैस में तो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा इक्विलिब्रियम का, और प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि गिवन कंपाउंड के लिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल से ये पता कर लिए कि किसमें वेपर प्रेशर हाई आएगा, और उन दोनों में हम ये देख लिए कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, हो गया, ये भी नोट कर लो। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करा, वेरी डाइल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एस्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एस्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आ गया, ये तो आयनिक में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या करेंगे, X3Y4 है, एस्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट X3Y4 है, और ये सॉलिड है ना, एस्प्रिंगली सॉल्युबल है, यानी कि वाटर में डालोगे तो ये तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा थोड़ा सा टूट के। और टूटता कैसे है, 3x4 प्लस एक्वस जोड़ 4y3 माइनस एक्वस, इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे। देखो अब इसको हम I से नहीं कर सकते हैं, तुम ऐसे नहीं करोगे कि 4 3 7 हुआ सर तो I बराबर 1 प्लस 7 अल्फा, सॉरी 6 अल्फा हो जाएगा, 7 से 1 कम। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको हमने डिराइव तब किया था जब हमारा रिएक्टेंट जो था वो भी पानी में डिजॉल्व होता था। ये सॉलिड है,
तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी हमें एस निकालना है। तो ये सिंपली सवाल आयनिक में चला गया। तो आयनिक में हम कैसे इक्विलिब्रियम पे लिखते थे, ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 4s। 3s मोल पर लीटर चाहे मोलैरिटी है ना, और ये भी हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है वेपर प्रेशर दिया हुआ है इसके सॉल्यूशन का 20 mm और प्योर वाटर का दिया हुआ है 20.0126 mm के बराबर। ठीक है, तो बोल रहा है सॉल्युबिलिटी बताइए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए। तो अब कैसे किया जाए, तो ये वेपर प्रेशर वाले में अब याद करो, इतना तो हमने कर दिया। अब वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल का जो था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले ये काम करना, और उसके बाद अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना। जहां पे मोलैलिटी जब लिखोगे तो ये दोनों को बेसिक से अब इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आई तो आया नहीं है पिक्चर में। तो मोलैलिटी में मोल में 3s 4s को जोड़ के लिखोगे, और जो 1 लीटर वॉल्यूम है वहां से तुम पानी का मास निकालोगे। डेल्टा टीपी में भी वही करोगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कंसंट्रेशन है तो 3s ये हुआ 4s ये हुआ, ऐड करोगे तो 7s हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन अब 7s ले लेंगे 1 लीटर में। RLBP में कैसे करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे करेंगे, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कैसे करेंगे, RLBP में कैसे करेंगे। तो मोल ऑफ सॉलिड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या आता है, P0 माइनस P अपॉन P आता है। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो एक बात बताओ, 1 लीटर सॉल्यूशन है और क्योंकि एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ऑब्वियसली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन है वही 1 लीटर सॉल्वेंट है, यानी पानी है, और पानी है तो उसको हम 1000 ग्राम ले सकते हैं। ये याद रखना, जब भी तुमको इस चैप्टर में है ना सॉल्यूशन दे देगा मोलैरिटी में और तुमको सॉल्वेंट का मास पूछेगा, तो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके जो मोलैरिटी दिया रहता है मोल पर लीटर उसको मान लेना कि वही हमारा मोलैलिटी है। ऐसे भी कर सकते हो, उसी को मान लेना कि वही हमारा मोलैलिटी है। चाहे बेसिक से देखें तो 1 लीटर में जितना मोल घुला है उतना मोल घुला है, उसी को लिख देना कि 1 लीटर नहीं 1 kg में उतना घुला हुआ है। चाहे 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो वही 1000 ग्राम में घुला हुआ है पानी कंसिडर करके। ठीक है, तो हम क्या करें, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया 4s और 3s, यानी 7s लिखेंगे हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट यानी वाटर का मोल। 1 लीटर पानी ले लिए और 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1000/18 इज इक्वल टू P0, है ना। P0 कितना है, P0 होता था प्योर का वेपर दिया है 20.0126 माइनस P दिया है 20 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो S निकल गया, एक आंसर हमारा आ गया। सॉल्युबिलिटी पूछ रहा था, सॉल्युबिलिटी आ गया। और क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP बराबर। तो ये सवाल एक्चुअली था नहीं, सवाल बस इतना ही था, बाकी आसान था। हम जानबूझकर ये चीज़ डाले हैं तुमको सिखाने के लिए, तो कैलकुलेशन कर लेना। हम तुमको कॉन्सेप्ट बस समझा रहे हैं, आंसर क्योंकि था नहीं, खुद से जब यहाँ चेंज किए थे इसलिए हम आंसर यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ x4 प्लस का पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ y3 माइनस का पावर 4, यानी क्या आएगा 3s का पावर 3 एंड 4s का पावर 4। तो हो जाएगा 9 इंटू, है ना, 9 नहीं सॉरी 27 इंटू 4 का पावर 4 यानी 256 इंटू s का पावर 5। और अगर यहाँ s निकाले हो तो s का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया लग गया। इस तरह का सवाल आएगा तो सॉल्युबिलिटी में करना, सॉल्युबिलिटी लिखना, और जितना टोटल आया सॉल्यूट उसको तुम इस्तेमाल करोगे। 1 लीटर के बजाय तुम 1 लीटर पानी ले लोगे, है ना। सॉल्यूशन के बजाय 1 लीटर सॉल्वेंट ले लोगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो होता है एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, अब ये लास्ट सवाल देखते हैं आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सवाल है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या जानते हो पहले से, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, और ये जितनों के साथ बॉन्ड बनाता है अंदर में उसे हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, है ना। तो 4 और 2 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है इन सारे एग्जाम्पल में। ठीक है, जब पानी में डालोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइज नहीं होता है, उसके बाहर का आयन ही आयोनाइज होता है। इतना जानकारी आपको पहले से होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे तब ये सारा जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो मान कर चलते हैं कि ये जानकारी पता है और ये सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करता है, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, अगर हम इसका 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है 3.72। एज्यूम करना है 100% आयोनाइजेशन।
100% का मतलब क्या होता है, आई बराबर एन एज्यूम करना है। एन क्या है, एक मॉलिक्यूल जितना नंबर ऑफ आयन लेता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो बेकार सवाल है। डेल्टा टी एफ बराबर आई टाइम्स के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ कितना है 3.72, आई की जगह एन रख दो, के एफ दिया है 1.86 इंटू मोलालिटी। यहाँ से सॉल्व करोगे, मोलालिटी 1 दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू 2 आ गया। यानी हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसके एक मॉलिक्यूल को पानी में ऐड करोगे तो 2 आयन हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो चेक किया जाए, अगर ए ऑप्शन को तुम पानी में ऐड करते हो तो कौन कौन सा आयन मिलेगा, एक तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक आयन, और साथ में 4 क्लोराइड मिल रहा है, यानी 5 आयन मिला। हमें कितना चाहिए, हमें मात्र 2 चाहिए, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखो, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा, 2 क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। ये बाहर है पानी, लेकिन ये तो पानी में जाकर मिक्स हो जाएगा, ये कोई आयन तो है नहीं, पार्टिकल तो है नहीं, है ना, ये तो सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो कितना आयन आया यहाँ, एक ये हुआ और 2 ये, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में n बराबर 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पहला में n कितना आया था, 5 के बराबर। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक आयन हुआ और एक क्लोराइड, ठीक है, पानी को काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा सही हो गया, इसमें n बराबर 2 आया। अगला चेक करिए, इसमें कोई, है ना, बाहर से कोई पार्टिकल नहीं आएगा, सिंपली डालोगे पानी अलग हो जाएगा और बस ये एक ही पार्टिकल रहेगा, तो n बराबर 1 ही हो गया इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। इस तरीके से ऐसे सवाल में हम चेक करते हैं। सवाल वही है, सिंपली n निकालना है पुराने कॉन्सेप्ट से, है ना, और उसी n को नए इस कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया है, ये एज्यूम करते हुए कि तुमको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आयोनाइज नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो समझ गए, अभी नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, है ना। लिक्विड सोल्यूशन इसी के साथ पूरी तरह से खत्म होता है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।